साधारण लघु कथा है वो सुनाई देती है, जो श्रेष्ठ लघु कथा है वो दिखाई देती है। बस आपने अपने आप में अपने अंदर वो चीज पैदा करनी है। सुनाई तो बहुत बहुत कुछ सुनाई देगा, लेकिन रचना लघु कथा वो कामयाब जो आपको दिखाई भी दे, जिसका दृश्य चित्रण ऐसा हो कि आपको भी दिखे और देखने वाले को भी दिखे। और दूसरी बात, आपने जो दिखाना चाहा है वो दिखे। ठीक है सुनीता जी? अभी आपने बताया ना कि काम वाली बाइयां सब करीब नहीं होती है। हाँ, उस पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी काम वाली बाई के पास कार है। वही तो बता रहा हूँ मैं। उस कार पर वो अपने बेटे को औरंगाबाद छोड़ने जाती है और लाने जाती है। वो वहाँ हॉस्टल में रहता है, वो पता है। तो अब मैं उस पर लिख रही हूँ, अब लघु कथा उस पर लिख रही हूँ। वैसे ऐसा है समाज में वो मेरी पसंदीदा सिटी है। ऐसा है कि समाज में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की परिस्थितियां हैं। अब कौन लेखक कहाँ से गुजर रहा है, किस स्थिति से गुजर रहा है, उस पर निर्भर करता है। कोई जरूरी नहीं कि हमारे साथ जो स्थिति गुजरी हो दूसरे साथ भी गुजर जाए, या समाज में हर तरह के पात्र हैं। तो चलिए, तो एक चर्चा की विषय है। जो भाई है मेरी, वो रोज मार खाती है पति से। अच्छा, अब वो भी है, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर बाई नहीं खाती। सुनिए, लघु कथा में आपको वो नहीं लिखना है जो अपवाद है, आपको वो लिखना है जो यथार्थ। सुनिए, जो ज्यादातर होता है। कई बार क्या होता है, कोई भैंस का बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसके सींग 3 होते हैं, कोई बच्चा ऐसा ही पैदा होता है जिसकी 8 उंगलियां होती हैं, कोई गाय भैंस ऐसी होती है जिसके थन 5 होते हैं। ये सच जरूर है, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। जो सच है ना, जो सच है, जो बिल्कुल सच है, आंख से देखा हुआ, वो उसको लिखना एक पत्रकार का काम है। जी बिल्कुल। क्योंकि फलां चौक में लड़ाई हो गई, पुलिस ने गोली चलाई, 4 मर गए, उसमें एक गरीब था, उसके 4 बच्चे थे, ये लिखेगा एक पत्रकार। लेकिन जब एक लेखक के किसी की मृत्यु की बात लिखेगा ना, तो उसमें अपना मसाला डालेगा, अपनी कल्पनाशीलता डालेगा। तो 100 की बात है कि साधारण रचना सुनाई देती है और बेहतरीन रचना वो दिखाई देती है। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपने हमें समय दिया है, हमने आपको धन्यवाद। आप तो कुछ भी बोलने के लिए नहीं आए थे, इतना कुछ बोल गए। कम धन्यवाद, नमस्कार। हम चूंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और कई लोग का माइक खुला हुआ है, माइक कृपया बंद कर लीजिए। अब हम चाहेंगे जल्दी जल्दी अब कार्यक्रम हो ताकि हम कुछ लोगों को समेट सके। तो प्रथम सत्र के अंत में, यह सत्र लंबा थोड़ा जरूर हो गया, लेकिन बहुत कुछ सिखलाने का अवसर भी मुझे मिला, जो बहुत कम गोष्ठों में यह अवसर मिल पाती है। लोग पढ़ते हैं और चले जाते हैं, सीखने का अवसर कम मिलता है। हम तो कहीं भी पढ़ सकते हैं लोक कथाएं, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को शायद ही कभी मिलती हो। तो इसका माध्यम बनी नरेंद्र कौर छाबड़ा, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अब मैं इस सत्र के प्रथम सत्र के अंत में सुनीता मिश्रा से निवेदन करूंगा कि आप भी इस कटघरे में अपनी 2 लोक कथाओं को प्रस्तुत कीजिए और इसकी समीक्षा या संक्षिप्त टिप्पणी नरेंद्र कौर छाबड़ा जी देंगे। धन्यवाद सिद्धेश्वर जी, पुनः मंच पर मुझे बुलाने के लिए। तो ज्यादा समय बर्बाद न करके मैं सीधे अपनी लघु कथा पर आती हूँ। पहली लघु कथा है मेरी, पागल आदमी। पागल आदमी। ये आदमी पागल हो गया है क्या? जहाँ जगह देखता है गड्ढा खोदकर पेड़ लगाता है और हर आने जाने वालों को पौध बांटता है। हाँ जी, जब से कोरोना में इनकी पत्नी और बेटा खत्म हुए, यही हाल है इनका। ओह, आप जानते हैं? हाँ, हम पड़ोसी रहे हैं। इनके पिता ने 5000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी थी। उन्होंने उस जमीन पर घर तो बहुत छोटा सा बनाया, पर शेष बची जमीन में खूब पेड़ पौधे लगाए।
पिता के न रहने के बाद इनने सारे पेड़ कटवाकर आलीशान मकान बनवाया और एक कंपनी की ब्रांच को किराए से दे दिया। फिर हुआ यूं कि कोरोना से पीड़ित अपनी पत्नी और बेटे के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के दुगने तिगुने दाम देने को ये तैयार थे, पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। पत्नी और बेटे को कोरोना ले गया। तब से ये पागल हो गए? नहीं, तब से इन्होंने जीवन और पेड़ के बीच का रिश्ता समझ लिया। धन्यवाद। ये एक कहानी हो धन्यवाद गई। जी। दूसरा है बड़ी साइकिल। बड़ी साइकिल। शाम को समंदर के किनारे कल अनंत चौदस पर विसर्जित की गई गजानन की खंडित मूर्तियां उसे रेत पर पड़ी हुई दिखी। कहीं हाथ, कहीं धड़ और कहीं चेहरा बिखरे हुए थे। वहीं उसे खुद के द्वारा बनाए गणपति का धड़ रहित चेहरा मिल गया। उसने चेहरे को उठाकर छाती से लगा लिया। उसका हृदय विगलित हो गया। ओह, 2 महीने कठिन परिश्रम और लगन से इस मूर्ति को गढ़ा था मैंने। मूषक पर सवार, एक दंत, लंबे कान, हाथ में मोदक लंबोदर बनाए उसने। एक ग्राहक ने इस मूर्ति को मुंह मांगे दामों में खरीद लिया। उसका बेटा जो लगभग 5 वर्ष का होगा, बहुत दिनों से साइकिल के लिए जिद कर रहा था। उन पैसों में से उसकी पसंद की साइकिल भी उसने खरीदी थी। आज उसी मूर्ति की यह हालत, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गजानन मेरे देवता, मेरे सुख करता की यह दशा? नहीं, अब मेरे हाथ, मेरी कला वो मूर्तियां नहीं बनाई जाएंगी जो पूजे जाने के बाद ठीक से विसर्जित न होकर छत विच्छत बेकद्र होकर बिखरी पड़ी रहती हैं। भरे मन भारी कदमों से वह घर की ओर बढ़ चला। आंगन में बेटा जोर जोर से घंटी बजाते हुए साइकिल चला रहा था। उसे देखते ही साइकिल उसके करीब ले आया और बोला, पापा, इसमें मेरे पैर अड़ते हैं। मैं इस साल तो काम चला लूंगा, अगले साल आप बहुत बड़ी मूर्ति बप्पा की बनाना और फिर मेरे लिए बड़ी सी साइकिल लाना। समाप्त। ये मेरी 2 लघु कथाएं हैं। इन लोग कथाओं पर हमारी मुख्य अतिथि नरेंद्र कौर छाबड़ा जी क्या विचार रखती हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूँ। संक्षिप्त में, बहुत संक्षिप्त में अपने विचार प्रकट करें। मुझे तो कुछ इतना मैं समीक्षा नहीं कर सकती किसी की, इतने अच्छे लघु कथाएं सबकी होंगी तो मुझे क्या आएगा बोलना। लेकिन बहुत सुंदर आपने विषय, दोनों ही बहुत अच्छे विषय उठाया। कोरोना काल में बिल्कुल यही होता रहा। ऑक्सीजन के लिए लोग, कितने लोग मरे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिला, तिगुने चौगुने दामों पर भी नहीं मिला। और लेकिन जो लालच होता है पैसों का, उस समय सारे पेड़ काट के और घर बना लिए बेटे ने, और बाद में जब अपने बेटा मतलब चले गए कोरोना में घर के परिवार के मेंबर, तो उसके बाद तब उन्हें समझ आई कि हमने कितना गलत काम किया हुआ है। पर्यावरण पर भी बहुत अच्छी है ये सीख देती कहानी, और बहुत मार्मिक भी है और बहुत सुंदर भी लिखी हुई। आपको बधाई हो सुनीता जी। और आपकी दूसरी लघु कथा तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, क्योंकि गणपति जी का विसर्जन के बाद यही हाल होता है। जब हम देखते हैं हर जगह टुकड़े पड़े रहते हैं खंडित मूर्तियों के, इतना तकलीफ होती है, इतना बुरा लगता है कि किस तरह इतने दिन पूजा करने के बाद और बिल्कुल मन से सब कुछ खत्म ही हो जाती है क्या? पूरी श्रद्धा खत्म हो जाती है, पूरा जो मन में इतना प्यार गणपति जी के लिए, अपने भगवान के लिए, और उसके बाद इस तरह से देख के और बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं लोग। तो कितनी बुरी बात है ये। उसके लिए कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए। कई शहरों में करते थे पहले, कुओं में डालते थे, लेकिन समंदर में जब डालते हैं, बॉम्बे में देखते हैं, तब तो बहुत ही बुरा हाल होता है और पैरों में आ रही हैं और इतनी मतलब बेइज्जती की जाती है मूर्ति पे, तो बहुत मन को बुरा लगता है। और इसके ऊपर आपने ये बड़ी अच्छी लघु कथा लिखी है, एकदम विषय भी नया लिया है, भाषा शैली तो सब आपकी बिल्कुल बढ़िया है ही। तो दोनों लघु कथाओं के लिए आपको मैं बहुत बधाई देती हूँ। बहुत सुंदर लगी आपकी लघु कथाएं।
एक बात और आगे थी इसके कि वो जब घर जाता है वो प्रण कर लेता है नहीं बनाऊंगा ऐसी नहीं बोल। बनाऊंगा, हाँ नहीं हाँ, तो बेटा कहता है कि मुझे बड़ी साइकिल दिला देना पापा। अब फिर मजबूरी आके अटक गई कि बनाना ही है। पता नहीं अगले साल फिर वो बनाएगा बड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र कौर छाबड़ा जी ने भी त्वरित समीक्षा बहुत सटीक बहुत दिया अच्छे से संक्षिप्त में। समझा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको नरेंद्र कुमार छाबड़ा जी। हम आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रथम सत्र पर इतनी अच्छी अपनी प्रस्तुति देने के लिए। और लोग तो फिर कह रहे हैं कि अपना माइक को कृपया बंद कर लीजिए। अपने माइक को बंद कर लीजिए, जब उसको बोलने के लिए कहेंगे वही अपने माइक को खोलेंगे ताकि हम अपनी बात को अच्छी तरह से रख सकें। आपकी रचनाओं को, इस समीक्षा को, विचार को, प्रथम सत्र में बहुत सारी बातें हुई। यह प्रथम सत्र बड़ा महत्वपूर्ण रहा और हमारे फेसबुक पर भी कई लोगों ने, हजारी सिंह हैं, कृष्ण कुमार जी हैं, एकलव्य केसरी हैं, कई लोग हैं जिन्होंने आप इस कार्यक्रम को काफ़ी सराहना किया है, आप लोग के विचारों को पसंद किया है। तो हम चूँकि रात का समय, हम बहुत अधिक समय लेंगे भी नहीं, बस लोक कथाएँ बहुत अधिक समय लगते भी नहीं हैं। मुझे लगता है कि 7-8 लोक कथाकार हैं और मैं चाहूँगा कि एक-एक करके जिस तरह से उन्हें मुझे नाम प्राप्त हुआ है हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इसमें अधिक टिप्पणी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि अधिक से अधिक लोग को हम शामिल कर सकें। तो अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे प्रत्येक लोककथा पर मात्र 2-4 लाइन में अपनी सहमति या कुछ सुझाव दे सकते हैं, दे सकती हैं। तो इस बात के साथ हम दूसरे सत्र का आरंभ करते हैं। आज सबसे पहले पुष्पा पांडे जी जुड़ी थी, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप अपनी एक लघु कथा, और लोगों से निवेदन है कि एक लघु कथा ही प्रस्तुत करें, लघु कहानी नहीं। पुष्पा पांडे जी। जी सर, धन्यवाद सर बुलाने के लिए। मंच को नमन करती हूँ और बड़े बड़े गुरुजनों को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है दानव। मैंने पटेल परी से भेजा भी था, तो सुनते हैं दानव लघु कथा। सरिता ने धीरे से आकर अपने समीप खड़े एक साथी से कहा, तुमने सुना? प्रपात कह रहा था कि धरती पर और दानव राज आने वाला है। दानव राज? हाँ, हम सभी कुदरती परिवार के साथ ये मानव भी इसके शिकार होंगे। सरिता तो कहती हुई निकल गई। अब साखी विचार करने लगा कि इस दानव को जाने अनजाने इस मानव ने ही तो आमंत्रित किया है। निर्ममता से हम पर कुल्हाड़ी चलाता रहा, हमारी संख्या कम करके हमारी ताकत भी कमजोर कर दिया। प्रपात, सरिता, यहाँ तक कि कानन भाई और पर्वत दादा भी बीमार ही रहते हैं। हम सबको क्षीण होने में यह मानो भी तो कहाँ पहले जैसा ताकतवर है। आए दिन नई नई बीमारियों की चपेट में आता रहता है। जरा चलकर देखें तो कि दानव का सरदार कौन है। 4 कदम ही बढ़ाया था कि उस दानव दल के एक सदस्य से मुलाकात हो गई। वो था राजू। वो दानव दल का सदस्य प्लास्टिक कचरे के ट्रॉली पर सवार होकर आ रहा था। धन्यवाद। ये छोटी सी मेरी लोग। क्या बात है। इस पर टिप्पणी देंगे अध्यक्ष महोदय, बहुत संक्षिप्त में। अपना माइक खोल लीजिए सुनीता जी। अच्छा, मेरी आवाज नहीं जा रही है। असल में बच्चे बहुत उधम बचा रहे हैं। अरे हाँ, आगे नेक्स्ट कौन है? नहीं दी मैं इनके समीक्षा करते जाऊं क्या? हाँ हाँ, 1-1 मिनट बोलते जाए तो अच्छा रहेगा, फिर आपको ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा। पुष्पा पांडे जी की ये लघु कथा दानव। अक्सर मैं बहुत परिचित हूँ ऐसे पुष्पा पांडे जी से, लिखती रहती है। ये लघु कथा इनकी जो पर्यावरण पर इन्होंने लिखी वो बहुत अच्छी है और अंत भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है। इस बात की मैं इनको बधाई देती हूँ इस बात के लिए। चलिए आगे आते चलिए, हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजप्रिया रानी जी मंच पर उपस्थित है क्या? उनका नाम तो नजर आ रही है, राजप्रिया रानी जी। राजप्रिया रानी जी यदि मंच पर हो तो उपस्थित हो, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, वो बाद में आएंगे। फिर इसके बाद है निर्मला कर्ण जी। निर्मला कर्ण भी आज पहली जुड़ी थी जी। हेलो, किनकी आवाज उसको पकड़ कर लिख दीजिएगा जी? क्या जो कहना चाहती थी आ जाए, उसको पकड़ कर डाल दीजिएगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल।
हाँ हाँ, पटल पे डाल दीजिए आप इसको, कथा दर्पण पे निश्चित डालिए। अच्छी है। निर्मला कर्ण जी को आमंत्रित करते हैं उनकी लोक कथा पाठ के लिए। राजप्रिया रानी जी जब आएंगी तो फिर पढ़ेंगी। निर्मला कर्ण जी आपके पे आइए और अपनी एक लोक कथा का पाठ कीजिए। निर्मला कर्ण लगातार लिखती पढ़ती रही है, हमारे कार्यक्रम से लगातार जुड़ी रही हैं। आप अपना माइक, हाँ पढ़िए। हाँ, आवाज नहीं आ रही निर्मला कर्ण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। निर्मला कर्ण जी आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? सुनाई नहीं पड़ रहा कुछ भी। ये कुछ टेक्निकल खराबी है तो फिर हम आगे बढ़ते फिर बाद में बुलाएंगे। राज रानी जी आ गई है सर, राज रानी आ गई है। राजप्रिया रानी जी आप मंच पर उपस्थित हैं? राजरानी प्रिया आ गई है शायद। हाँ तो राजप्रिया रानी जी आप कृपया मंच पर आकर अपनी कविता एक लोक कथा को प्रस्तुत कीजिए। निर्मला कर्ण जी अपनी माइक को बंद कर दीजिए, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है। हाँ राजप्रिया रानी जी म्यूट करिए। आपको आमंत्रित भी किए थे, आपकी तो लोक कथा पिछली बार योगराज प्रभाकर जी तो काफी सराहना किए थे। देखते हैं आज आप क्या लेके आई हैं। आपसे निवेदन है अपनी एक लोक कथा को प्रस्तुत कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए आप अपना। माइक को खोलिए। राजप्रिया रानी जी माइक को खोलिए। अब जा रही? नहीं आ रही। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, कौन बोला ये? निर्मला कर्ण जी। राजप्रिया जी अब आप तैयार रहिए, अपना माइक को ठीक करके। निर्मला कर्ण जी आप अपनी एक लोक कथा पढ़िए। अच्छा ठीक है, पहले राजप्रिया जी को बोलने दीजिए, तब तक मैं तैयार होती हूँ। आप पढ़िए निर्मला कर्ण जी। आप पढ़िए ना निर्मला कर्ण जी, आप पढ़िए, आपकी आवाज आ रही है। ओके, मेरी रचना का शीर्षक है पवित्रा। हमें शालू रानी जी से मिलना है। उन दो महिलाओं में से एक ने दरवाजा खोलने वाली उस लड़की से कहा जो आया लग रही थी। बैठिए। कमरे के अंदर कुर्सी पर बैठने के लिए कहकर वह लड़की भीतर चली गई। बिंदु, यह स्थान कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जब पता पूछ रही थी शालू के घर का, तब सभी कैसे हमें घूर घूर कर देख रहे थे। हाँ शीला, गलत लोगों के पास जाने पर हमें भी लोग गलत ही तो समझेंगे। हम शालू रानी का पता पूछ रहे थे तो हमें भी लोग वैसे ही समझ रहे होंगे। बस हमारा काम हो जाए और हम यहाँ से जल्दी से निकल जाएं। दूसरे लोगों को क्या पता होगा कि शालू कैसी है? किसी का चरित्र आसपास के लोगों को तो पता चल ही जाता है शीला। शालू मेरे पति की रक्षिता बनकर रह रही है। अब पत्नी और रक्षिता का अंतर तो देखने वालों को भी पता चल ही जाता है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जाने क्यों मुझे यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरी छठी इंद्रिय कुछ गलत का संकेत कर रही है। शीला के चेहरे पर शंका के बादल छाए हुए थे। उसने साथ खड़ी अपनी लगभग 6 वर्ष की बेटी का हाथ कस के पकड़ अपने से चिपका लिया था। बस थोड़ी देर, किसी तरह यह शालू मेरे पति से दूर होने को तैयार हो जाए। इसी कारण तो तुम्हें भी साथ में लाई। तुम सभी को अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा लेती हो। मुझे विश्वास है इसे भी समझाकर मेरे पति को इसके चंगुल से छुड़ा दोगी। कहिए, आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? इन दोनों सखियों के वार्तालाप में विघ्न आई इस नई आवाज से। क्या आप ही शालू रानी हैं? बिंदु ने उससे पूछा। हाँ, मैं ही शालू रानी हूँ। आप कौन? शीला आश्चर्य से शालू रानी को देख रही थी। दिन के उजाले में बहुत सामान्य सी शक्ल सूरत की दिखने वाली शालू रानी के प्रति सुंदरी बिंदु का पति कैसे इतना आकर्षित हो गया कि अपनी सारी कमाई के साथ साथ बिंदु के गहने भी लुटा रहा है इस पर। धनंजय सिंह की पत्नी बिंदु हूँ मैं। कौन धनंजय सिंह? शालू ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। वो रोज तुम्हारे घर आता है, अपनी सारी कमाई तुम्हारे ऊपर लुटा रहा है। तुम्हारे कारण वो अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं देता है। मेरे सारे गहने भी तुम्हें दे चुका है, तब भी तुम उसे नहीं जानती हो? बिंदु ने कुछ तैश में आकर कहा। मेरे पास प्रतिदिन कितने लोग आते हैं, मैं कितनों का नाम याद रखूं? होगा उनमें से कोई तुम्हारा भी पति। शीला बिंदु और शालू की बातों को ध्यान से सुन रही थी। उनकी बातचीत के आधार पर आगे का रास्ता तलाश करना था उसे, जिससे वह शालू को समझा सके बिंदु के पति को अपने चंगुल से मुक्त करने के लिए। शालू की बातें सुनकर वह चौंक गई। उसने बिंदु की ओर देखा, परंतु बिंदु उसकी ओर न देखकर शालू की ओर ही देख रही थी। तभी वही लड़की जिसने दरवाजा खोला था एक ट्रे में चाय और प्लेट में बिस्किट लेकर आई और उनके समक्ष रख दिया।
शालू ने उन्हें चाय पीने के लिए इशारे में कहकर बिस्किट का प्लेट उठाकर शीला से सट कर बैठी नन्ही गुड़िया की ओर बढ़ाते हुए पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? पवित्रा। मंदिर की घंटी के समान मधुर सुरीली आवाज कमरे में गूंज उठी। वाह, बहुत प्यारा नाम है। लो बेटा, बिस्किट खाओ। मुन्नी, बिटिया के लिए मिठाई लेकर आओ। बिस्कुट का प्लेट पवित्रा के हाथ में देकर उसने नौकरानी मुन्नी को आवाज लगा दी, नहीं, हम तुम्हारे यहाँ की चाय नहीं पी सकते। पहले तुम वचन दो मेरे पति का परित्याग करने का। दिल में कुछ निश्चय कर शीला ने चाय का कप उठा लिया और उसकी ओर देखते हुए धीमे किंतु गंभीर शब्दों में कहना शुरू किया, देखो शालू, तुम मुझसे छोटी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानकर एक सलाह दे रही हूँ। किसी विवाहित पुरुष से संबंध रखने से तुम्हें क्या मिलेगा? किसी कुंवारे व्यक्ति से यदि संबंध रखो तो उससे तुम्हारा जीवन सफल होगा, तुम्हारी सुखी घर गृहस्थी बसेगी। दीदी, पहले तो मुझे संदेह हो रहा था, आप नहीं जानती किस क्षेत्र में आई हैं, लेकिन अब आपकी बातों से मुझे पूरा विश्वास हो गया, आप इस क्षेत्र के लिए बिल्कुल नई हैं। शालू की बात पर शीला ने चौंकते हुए कहा, मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? दीदी, ये बहुत बदनाम बस्ती है, इसे बोलचाल की भाषा में रेड लाइट एरिया कहते हैं। इस क्षेत्र में आने वाली कोई स्त्री या लड़की बाहर नहीं जा सकती यहाँ वालों की मर्जी के बगैर, और मैं इसी बदनाम बस्ती की बाशिंदा हूँ। मेरे पास पुरुष आते हैं अपना मनोरंजन करने के लिए, न कि मुझे प्रेम देने के लिए। उनका आना मेरे और उनके लिए भी व्यवसाय है। शीला, यह क्या कह रही हो शालू तुम? यह रेड लाइट एरिया है और तुम शरीर का व्यवसाय करती हो? लेकिन मुझे तो बताया गया था तुम्हारे प्रेम में फंसकर बिंदु के पति तुमसे विवाह करना चाहते हैं। शालू, हम जैसों की किस्मत में विवाह कहाँ दीदी? हमें तो भले घर के सभी पुरुष अपने मनोरंजन के लिए किराए पर लेते हैं। यदि मैं इनके पति को अपने यहाँ आने से मना भी कर दूं, तो वह किसी दूसरे दरवाजे पर चले जाएंगे। इन्हें चाहिए अपने पति को अपने घर में रोकने का तरीका सोचें। शालू की बात सुनकर शीला ने बिंदु की ओर शिकायती अंदाज में देखा। बिंदु उसकी नजरों के ताप को सह न सकी, अपनी दृष्टि झुका ली। शालू ने अपनी बात चालू रखी थी, आपको मैं वचन देती हूँ, इनके पति को मैं अपने यहाँ कभी भी आने नहीं दूंगी, लेकिन किसी दूसरे दरवाजे पर वह चले जाएंगे तो मैं नहीं रोक पाऊंगी। यह काम तो इन्हें स्वयं ही करना होगा। शीला, तुम्हारी सहृदयता के लिए धन्यवाद शालू। अब हम चलते हैं, जितनी जल्दी इस क्षेत्र से निकल जाएं उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। शीला, दीदी, आपके पास जो पवित्रा है उसे लेकर कभी भी किसी अनजान स्थान पर जाने के पहले अच्छी तरह पता कर लें वह क्षेत्र कौन सा है, कहीं वह रेड लाइट एरिया तो नहीं। पवित्रा जैसी बच्चियां ही रेड लाइट एरिया में आकर शालू रानी बन जाती हैं। हाँ दीदी, मैं भी जब यहाँ आई थी तो पवित्रा सी ही मासूम थी, इसलिए आप इसे लेकर अभी तुरंत निकल जाएं, वरना पवित्रा की पवित्रता भंग होते देर नहीं लगेगी। आज मैं अपने आदमियों के साथ आपको इस क्षेत्र से बाहर भेज दे रही हूँ, आगे ध्यान रखिएगा। अब शीला बोलती है बिंदु से, बिंदु, मैंने तुम्हें सदा अपनी प्यारी दोस्त और छोटी बहन माना, लेकिन आज तुम मेरी दृष्टि से नीचे गिर गई हो। तुमने मेरा विश्वास खो दिया। तुमसे कहीं अधिक इंसानियत शालू में है। शालू, तुम्हें एक बार पुनः धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगी ईश्वर तुम्हें सुखी रखें। शीला ने अपने हाथ से चाय का कप होठों से स्पर्श किए बिना ही नीचे रख दिया और बेटी पवित्रा का हाथ मजबूती से थाम कमरे से बाहर निकल गई। धन्यवाद। निर्मला कर्ण जी, मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि पहले लोक कथा और लोक कहानी, ये दोनों के अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता है कि यह लोक कथा के अंतर्गत ये आपने विषय बहुत बढ़िया उठाया है और बात भी आपने अच्छा किया है, लेकिन यह लघु कथा के दायरे से मुझे लगता है बाहर है। अब देखते हैं मैं अध्यक्ष महोदय क्या कहती हैं, लेकिन यह कि और मैं पहले ही कहा कि आप लघु कथा पढ़िए, लघु कहानी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी रचना होते हुए भी यह लघु कथा के दायरे में नहीं है। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर 2 टिप्पणी दें। हाँ सिद्धेश्वर जी, बिल्कुल सही। इन्होंने जब पहले भी मुझे पढ़ाई थी तब भी मुझे लगा था कि ये कहानी का, लघु कहानी का वो लिए हुए है। लघु कथा में एक तो पात्र का ध्यान रखा है, इसमें तमाम तो पात्र आपने भर दिए, शीला, शालू, बिंदु, धनंजय सिंह, एक नौकरानी, एक नन्ही गुड़िया। इतने पात्र भी नहीं आते हैं लघु कथा में होने ही नहीं चाहिए, और फिर इसका कलेवर भी लघु कथा का नहीं। बहुत लंबा विस्तार आपको चला गया। इसको विषय अच्छा है, बहुत अच्छा विषय आपने अच्छा पर लघु कहानी बन जाएगी, लघु कथा ये नहीं बन पाएगी। फिर से मेहनत कीजिए। हमने भी कही जी। चलिए, अब मैं राजप्रिया रानी की ओर बढ़ता हूँ और उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप लगता है बाहर है क्या?
राजप्रिया रानी जी, हाँ, बहुत आ रही है, हाँ। आप स्थिर जी, होकर, केवल आप स्थिर हो जाइए, अपनी एक लोक कथा पढ़िए, ठीक है। पढ़िए। जी सर। मेरी लघुकथा का शीर्षक है पिता का पर्स। क्या, फिर से बोलिए। पिता का पर्स। पिता का पर्स, पिता का स्पर्श। पर्स पर्स। पर्स पर्स। अच्छा, पिता का पर्स, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चमड़े की पुरानी पर्स, घिसी पुरानी एक जोड़े चप्पल, पुराने स्टाइल के शर्ट, संघर्षरत मध्यम वर्ग पिता का प्रतीक चिन्ह बन जाता है, जिसमें वह उस स्थिति से उबरने के प्रयास में अपनी सारी उम्र निकाल देता है। कुछ ऐसी स्थिति अंकुर के पिता योगेश जी की थी। पिता बड़ी मुद्दत बाद कई मन्नतों के पश्चात एक बेटा नसीब हुआ, जिसे लाड़ प्यार देते देते पिता ये नहीं समझ पाया कि बेटा बिगड़ गया है। बड़ी मुद्दत बाद एक दोपहर जब योगेश अपनी दुकान बढ़ाकर घर आया और खाना खाकर अपने कमरे में आधे घंटे के लिए आराम करने गया, तो अंकुर लपकते हुए पिता के कमरे के बाहर ताक लगाए खड़ा हो गया, ताकि पिता की आंख लगे तो अंदर प्रवेश करे, क्योंकि उसकी नजर कई दिनों से पिता की पर्स पर टिकी थी। अंकुर पिता को सोते हुए देख दबे पांव पर्स निकालने कमरे में पहुंचा और मेज पर रखे पर्स उठा ली और लपकते हुए कमरे से बाहर चला गया। आज पिताश्री का माल हाथ लगा है, कितनी भारी, आज मेरी तो चांदी ही चांदी है। बुदबुदाता घर से बाहर निकल ही रहा था कि पिता की घिसी चप्पल पर नजर पड़ी। यह सोच हंस दिया कि इतने पैसे होते हुए भी नई चप्पल तक नहीं खरीद सके पापा। कहते हुए स्कूटी उठाया, लेकिन पेट्रोल कम होने की वजह से फैशनेबल साइकिल पर बैठ हवा से बातें करता दोस्तों से मिलने चला गया। बीच राह एक दोस्त से भेंट हो गई। कहाँ? इशारे में दोस्त ने अंकुर से पूछा। चल रेस्टोरेंट पहुंच, मैं भी पहुंच रहा हूँ। इसी बीच उसने सोचा एक बार पर्स खोलकर तो देख लूं कितने पैसे हैं, ताकि उसी अनुसार पार्टी दे सकूं। जब उसने पर्स खोली तो उसमें रसीद के बंडल मात्र थे, जो रबर बैंड से बंधे थे और कुछ खुदरे पैसे ही झांक रहे थे। झल्ला कर एक बार पर्स फेंक दिया, फिर सोचा ये देखो तो सही, ये सारी रसीद आखिर किसकी है। जब वह पहली रसीद खोली तो देखा कर दंग और हतप्रभ रह गया। जो उसने देखा उसकी सोच ही बदल गई। पहली रसीद जो उसने पापा से लैपटॉप मंगवाई थी, उसका उधार का पर्चा था। दूसरा, उसने पापा से जो पिछले महीने जूते मंगवाए थे, उसकी रसीद थी। तीसरा रसीद दशहरा पर उसकी पसंदीदा मोबाइल के कुछ पैसे बाकी थे। चौथी रसीद फैशनेबल साइकिल के रसीद और कुछ राशन के और कुछ बिजली के बिल के थे। फिर एक लिस्ट थी जो हर महीने अंकुर को देने वाले 2000 रुपए जेब खर्च के, जिसमें लाल घेरे लगे थे, जिसे ले चुका था वो। इस तरह रसीदें देखते देखते अंकुर की आंखें भर आई। अंतिम कागज जो उसे हाथ लगी वह स्कूटी बिक्री करने वाले एड कंपनी की थी, जहां योगेश जी को अपना स्कूटी बेचना था, वो भी आज की ही तारीख की। फिर क्या था, अंकुर पर्स बाह में दबाए जितनी स्पीड से साइकिल से पहले आया, उससे दुगनी तेजी से घर की ओर भगाया। फिर पिता को घर में न देख एड कंपनी जा पहुंचा। पिता के पैरों पर गिरकर स्कूटी न बेचने की मिन्नत की। योगेश बाह में छिपे पर्स देखकर सारी राम कहानी समझ गया। पश्चाताप के आंसू अंकुर की आंखों में पिता की असीमित सहनशक्ति को बयां कर रहा था। और पिता, धन्यवाद। बहुत मार्मिक।
बहुत सुंदर। राजरानी जी, पिता का जी। पद बहुत अच्छा शीर्षक है, शीर्षक पसंद आया। आपका कहानी लघु कथा वाचन भी बहुत पसंद आया, पर अंत जो आपने किया ना, इसमें आपने एक निष्कर्ष दे डाला कि बच्चा जो है एकदम रोने लगा, यानी पश्चाताप हुआ बच्चे को। अगर वो न देखे, केवल वो रसीदों तक बात करके आप लघु कथा समाप्त कर देती तो विसंगति एकदम सामने आ जाती। हाँ तो वो कर निष्कर्ष देगी, मत वो दीजिए, आगे से ऐसे कर देगी। लेखन प्रवेश मत कीजिए, जी निष्कर्ष मत कीजिए। बस वहीं तक जो लिस्ट गई है, कौन कौन सी रसीदें थी, बस वहीं पे उसको खत्म कर देती आप। बहुत अच्छी लघु अच्छी कथा है अच्छी आपकी, लोग बहुत कथा, अच्छी लगी, विषय भी बहुत अच्छा लगा। बस ये मेरा एक सुझाव है। थोड़ी लंबी जी, जरूर मुझे है, भी लगा थोड़ा था। सा इसको थोड़ा और कसाओ, थोड़ा निष्कर्ष नहीं दीजिए आप, इसको सकारात्मक न ले जाए जहां तक हो लघु कथा को। बहुत चले। अच्छी है सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजप्रिया रानी जी। बहुत बहुत अच्छी और लघु इसके कथा बाद है, आप और इसी जारी तरह, रखिए, इसको ठीक कर लीजिए। हाँ हाँ अपनी तरफ से भी सोचिए, मेरा दबाव नहीं है आप पे। आपको अगर लगे कि आपने ठीक लिखा है तो भाई आपकी मर्जी है, नहीं आपका लिख सुझाव रहे बढ़िया है। होती तो ऐसा लिखती, अंत ऐसी ऐसी अंत में बात कभी नहीं निष्कर्ष नहीं आना चाहिए, ये तो मैं हर लेखकों को बोलता रहता हूँ कि अंत में कभी अपना नहीं सुनीता जी, आपने एक बात इनकी लघु कथा की नोट नहीं की है। हाँ, मैं दरअसल राजप्रिया रानी की लघु कथा से निराश हुआ हूँ। कैसे सर? सिद्धेश्वर जी ने बोला था पिछली बार मैंने तारीफ की, अच्छी होगी तो मैंने तारीफ की होगी। पहली निश्चित। बात तो ये है कि इन्होंने लघु कथा के आरंभ में लेक्चर देना शुरू कर दिया। हाँ हाँ वही तो मैं कहा कि इसको और कसाओ, हाँ, रचना ये थोड़ा ऐसे नहीं कसाओ होता, चाहती फलाना है। होता ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, दूसरी बात, इनकी लघु कथा में 2-3 बार आया है, वो सोचने लगा, उसने सोचा। अब राजप्रिया को पूछो कि भाई आप उसके पास बैठी हुई थी और आपको पता है कि उसने क्या सोचा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसको कहते हैं लेखकीय प्रवेश, प्रवेश, बिल्कुल अनाधिकृत अनाधिकृत लेखक का लेखकीय प्रवेश, है ना। तो क्या सोचा भाई, आपको क्या पता पात्र ने क्या सोचा, आपको क्या पता। इसका मतलब ये है कि सारी कहानी आप कह रहे हैं, आपको कुछ नहीं कहना है। जो कहना है या पात्रों को कहना है या परिस्थितियों को कहना है। पात्र या परिस्थितियां कहें। देखिए रचनाएं जब लंबी होने लगती ना है, राजप्रिया रानी पता नहीं कहाँ भागी मेरी शक्ल देख के। न भागी नहीं, वो सुन रही है, आपकी आवाज सुन रही है, भागेगी तो ये उनको मैसेज दे दीजिएगा, वो पहुंच रही है मैसेज, उनको ही नहीं पूरे लोगों को यह मैसेज पहुंच रही है। और निश्चित तौर पर लघु कथा जितनी छोटी लिखेंगे ना, उतना ही सब चीजों से बच पाएंगे। जहाँ लघु कथा लंबी होने लगेगी, बस ये सारी चीज लेखकीय प्रवेश और क्या क्या सारी चीजें आ जाती है। चलिए हम इस चीज को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सिद्धेश्वर भाई जी, लघु कथा लंबी होने में कोई एतराज नहीं है। हाँ सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। सतीश राज पुष्करणा ने ये कहा था कि 5 पंक्ति की लघु कथा भी लघु कथा हो सकती है और 1000 शब्दों की लघु कथा भी लघु कथा हो सकती है, तो शर्त है कि वो एकल रहे, उसमें कालखंड एक रहे। कालखंड एक रहे। मेरी कम से कम 50 लघु कथाएं सुनीता जी ऐसी हैं जो 700-800 शब्दों से लेकर 1000 शब्दों की। अगर वो एक कालखंड में, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे एतराज होता अगर पुष्करणा जी ने उसको अप्रूव नहीं किया होता, है ना। तो अपने राज जी को मेरा ये मैसेज दे दीजिएगा। पहुंच रही है। कथा का जो प्रारंभ है वो बड़ा बकवास है, बहुत साधारण है। वो लेक्चर देने पे लग पड़ी, खुद बोलने लग पड़ी, फिर वो सोचने लग पड़ी। पात्रों के बिहाव से भी पात्रों को सोचने दो ना, आप क्यों सोच रही हो। बिल्कुल सर, पात्र अगर बनाए तो आपको लेखक को पता है ना। जी तो जी, आप उसके दिमाग में थोड़े बैठे हुए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें हुई। इसलिए मुझे निर्मला जी की कहानी भी, लघु कथा भी, वो तो लोक कथा थी नहीं, वो तो लोक कहानी कही है। लघु कथा में सिर्फ इस वजह से कि अगर वो लंबी तो मुझे उससे कोई इतराज नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ता हूं और डॉक्टर अभिषेक कुमार जी मंच पर है क्या? डॉक्टर अभिषेक कुमार जी,
हाँ आप चलिए, आप बने हुए हैं, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। समय तो बहुत हो ही रही है, मैं कोशिश करूंगा कि 9 सवा 9 तक यह कार्यक्रम समाप्त कर दूं। 2-4 लोग बचे हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक कुमार से निवेदन है कि आप एक लोक कथा प्रस्तुत सर कीजिए। 10 बजने वाला है, 9:15 नहीं, ओ सॉरी, 9:46 हो रहा है। हाँ हाँ वही 10 बज रहे हैं। 10 बजे तक हम 10 बजे तक जितने लोग आ जाएं। जी डॉक्टर अभिषेक कुमार इंदु जी, जी जब मैं आता हूँ तो 10 बज जाते हैं हमेशा। ये तो आप सही बोले। सर मैं पहली बार आपको सुन रही हूँ, इतना आनंदित हो रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपको आती रहना चाहिए, शायद मैं ही नहीं आती हूँ। मैं हमेशा आता हूँ सिद्धेश्वर जी के लघु कथा गोष्ठी में, इनसे पूछिए, मैं हमेशा आता हूँ। नहीं अब आने लगे, सौभाग्य की बात है। योगराज जी आने लगे हैं। मुझे सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताएं हम, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू बहुत लगा। चले आइए हम सुनते हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार को, जो बहुत अच्छे शायर हैं, कवि हैं, लेकिन लोक कथा भी लिखने लगे। देखते हैं आज क्या लेके आए हैं। निश्चित तौर पर वे पढ़ें तो कुछ ना कुछ सुझाव ही मिलेगा। डॉक्टर अभिषेक कुमार जी। पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम। लघु कथा का शीर्षक है दुनियादारी का ज्ञान, और यह लघु कथा मेरे लघु कथा का संग्रह मुक्ताकाश में प्रकाशित है। बाजार में घूमते पति की नजर कुछ दूर खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। पति ने पत्नी से कहा, देखो तो वहां कौन खड़े हैं। कहाँ? अरे उस चाय की टपरी पर, लाल कुर्ता और सफेद पायजामा पहने, दाढ़ी मूछ वाले। कौन है? नहीं पहचानी तुम? नहीं। अरे वे अपने शहर के मशहूर कवि दीनदयाल जी हैं। इनकी 10-12 किताबें छप चुकी हैं। अपने मुन्ना के रिसेप्शन में भी तो आए थे, बहू को आशीर्वाद देने। गिफ्ट के रूप में अपनी कविता की 2 किताबें भी दी थी। कविता की किताब भी कोई गिफ्ट देने की चीज है भला? वैसे भी कवि को दुनियादारी का ज्ञान कहाँ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय। आपकी आवाज नहीं आ रही है अध्यक्ष जी, माइक खोलिए, माइक खोलिए। सॉरी हाँ हाँ सर अभिषेक जी बिल्कुल लघु कथा के मानक पे है। लघु कथा ही है, पर एक मानकता जो आनी चाहिए ना, एक अंत में अंदर कुछ उथल पुथल बसनी चाहिए, वो चीज थोड़ी नहीं आई है। थोड़ा उस पर गौर करें। वैसे लघु कथा आपकी बढ़िया। धन्यवाद। अब अगली प्रस्तुति निर्मल कुमार डे जी मंच पर हो तो कृपया सामने आए। निर्मल कुमार डे जी। मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी लघु कथा का शीर्षक है बुड़बक। बिल्कुल तो बिहारी भाषा है। हाँ सर ठीक है। चुनाव का दिन था। मतदान करने का समय लगभग समाप्त होने जा रहा था। बूथ पर लोगों की संख्या नगण्य थी। बूथ के बाहर एक बूढ़े के पास जाकर नेता टाइप के एक युवक ने कहा कि ओ चाचा, वोट दे ली ना। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी टाइम है, चल वोट दे दे, अपन अधिकार। बुड़बक समझी कि कुछ मिल तो तब ना। पिछली बेरी मुखिया के वोट में घर पीछू 1,000 दिल होलो। अब की बार छुचे तोर मर्जी। सब पैसा खाई गली अब की बार, बूढ़े ने कहा। धन्यवाद। चुनावी जो है कहना चाहिए दंगल का यही हिसाब किताब रहता है। चुनाव के समय पे कभी बांट के लिया और इस बार नहीं बांटा तो तकलीफ तो हुई, इसलिए उसने वोट नहीं डाला। अच्छी कथा है। अच्छा लिखा है, बढ़िया। धन्यवाद निर्मल कुमार डे जी। इसी तरह संक्षिप्त में टिप्पणी हम जो है नागरिक ये जो वोट देने वाले भी बड़े जागृत हो गए हैं। दो तो लो, वरना हम काहे को दे तुम्हें।
बुड़बक का अर्थ सर बेवकूफ होता है। जी 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 सर जी। बेवकूफ। अच्छा, चलिए आज आप बिहारी भाषा से अवगत हो गई। अब मैं आगे अरे वो बढ़ता हूँ। सुने थे ना वो नेताजी। जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अब अगली प्रस्तुति हो रही है विजया कुमारी मौर्य जी की। विजया कुमारी मौर्य जी जो कविता लघुकथा लगातार लिख रही हैं, उनसे लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। विजया कुमारी मौर्य जी अपनी अपनी एक लघुकथा प्रस्तुत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धेश्वर जी और मुख्य अतिथि अध्यक्षा जी और सभी को मेरा नमन वंदन अभिनंदन। मेरी कथा का शीर्षक है हाँ मैंने चोरी की। देवकी नंदन ने अधेड़ उम्र में शादी कर ली थी। पहली पत्नी से उनके 2 बच्चे थे, एक 13 साल की लड़की और लड़का यही कोई 15 साल का रहा होगा। लड़की की भी शादी थी मगर लड़के सुबोध को समाज के लोगों ने माता पिता के खिलाफ भड़का कर असमय ही सयाना बना दिया था। वह कुछ समय से अपनी दूसरी माँ का विरोध करने लगा था। एक दिन उड़ते उड़ते खबर लगी थी सुबोध को कि उसके पिता की बाइक से किसी औरत का एक्सीडेंट होकर पैर कुचल गया था, जिसे बाद में उस औरत का पैर काटना पड़ा। एक रात दोनों भाई बहन बातें करते करते रोने लगे। आज दोनों को अपनी माँ की याद आ गई थी। सुबोध कहने लगा, बिन्नी तू अपनी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देती, हाई स्कूल में तू पास होगी भी या नहीं? भैया कभी कभी मैं घर के काम से बहुत थक जाती हूँ, इसीलिए पढ़ाई नहीं कर पाती। चल कोई बात नहीं, अब से मैं तेरा हाथ बटा दिया करूंगा, तुझे पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। भैया जब से नई माँ आई है पापा बहुत उदास रहने लगे हैं। हम दोनों ने अपनी नई माँ को आज तक सूरत भी नहीं देखी। आज हाई स्कूल का रिजल्ट निकला था। बिन्नी की फर्स्ट पोजीशन आई थी। सुबोध ने पापा को बताया तो वे बोले ठीक है बेटा, खुश रहो। उन्होंने सिर पर हाथ फेर कर कहा और आगे बढ़ गए। सुबोध ने बिन्नी को तोहफा देने के लिए मोबाइल खरीदा तो देवकी नंदन को पता चल गया। उन्होंने सुबोध से पूछा, तूने मेरी पॉकेट से रुपए चुराए? हाँ चुराए, क्या करेंगे? जब से नई माँ आई है आपने हम दोनों को प्यार करना ही छोड़ दिया। गाल पर भरपूर तमाचा जड़ते हुए देवकी नंदन बोले, क्या तुम दोनों ने कभी मुझसे पूछा मैं किन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ? तो तुम अपनी नई माँ से घृणा करते हो? हाँ करता हूँ। अचानक व्हील चेयर पर जो औरत प्रकट हुई, दोनों भाई बहन अवाक रह गए और दौड़कर गले लिपट कर रोने लगे। मैम आप हमारी क्लास टीचर, आप तो हम दोनों को बहुत प्यार करती हैं। धन्यवाद। हमारी अध्यक्ष महोदय। सर बड़ी मार्मिक लघु कहानी प्रस्तुत की आपने। ये भी लघु टुकड़ों में बटी हुई है। कितनी कहानियां, कितना समय परिवर्तन आपने इसमें किया है। तो मैं तो नहीं कहूँगी कि ये लघु कथा है, ये एक मार्मिक लघु कहानी सी मुझे लगी। और इसका जो शिल्प आपने तैयार किया है या शिल्प जो बुना है वो भी उधड़ा उधड़ा सा लगा, बीच में कटा हुआ फिर कटा हुआ। एक लिंक जो बनी लघु कथा और लघु कहानी के अंतर को समझना बहुत जरूरी है लघु कथा लिखने में। तो वो होना चाहिए। वैसे मार्मिक लघु कथा है और मार्मिक लघु कहानी है, बिल्कुल बड़ी अच्छी, मतलब लोगों का मन जीतने वाली कहानी है कि अरे अरे बेचारे ने ऐसे शादी की। और मैं लघु कथा तो नहीं लगी मुझे ये। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आप बहुत ही निष्पक्षता पूर्वक और निर्भीकता पूर्वक बहुत सटीक टिप्पणी दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त में ही हाँ ये देना, देखिए एक दिशा निर्देश लेखक को नहीं मिलेगा तो भविष्य में बेहतर रचना कैसे लिख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको देते हैं आज के अध्यक्ष सुनीता मिश्रा जी को
और निश्चित तौर पर इससे आप लोग को लाभ मिलेगा। अनीता पांडे जी अभी बैठी हुई हैं मंच पर, लगातार कहानी लिखती रही हैं। मैं उनसे भी उनकी सुन लेते हैं सर। हाँ अनीता पांडे जी की जी, भी थी उनकी। उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप लघु कथा ही पढ़िएगा, लघु कहानी तो कदापि नहीं। समय बिल्कुल नहीं। देख लीजिए। समृद्ध मंच को मेरा नमन। और मेरी लघु कथा का शीर्षक है संस्कार। बस स्टॉप पर बस रुकी। यात्रियों की भीड़ में एक वृद्ध व्यक्ति किसी तरह कंडक्टर की सहायता से चढ़ा। बस चल पड़ी। उसे धक्का लगा, वह लड़खड़ाया, सामने एक खाली सीट देखकर बैठ गया। ओ दादा, कहाँ बैठे? ओ दादा, कहाँ बैठे हैं? ध्यान दीजिए कि वो महिला सीट है। उसे बैठे देख पीछे से एक नौजवान ने ताना मारा। मैं अगले स्टॉप पर उतर जाऊंगा, वृद्ध ने उत्तर दिया। जब आपसे बस की सवारी नहीं होती तो चढ़ते ही क्यों हैं? देखते नहीं आपके पीछे महिला कब से खड़ी है? दूसरे ने ठीकरा फोड़ा और जोर जोर से वे हंसने लगे। उनकी बातों से आहत वृद्ध सामने की सीट का हैंडल पकड़कर खड़ा होने लगा। यह देख महिला ने कहा, दादा आप आराम से बैठिए। पुनः मुड़कर दोनों नौजवानों से बोली, मैं तो अपने पैरों पर खड़ी हूँ, आप लोग अपने पैरों पर कब खड़ा होना सीखेंगे? धन्यवाद। क्या बात है अध्यक्ष महोदय। माइक खोल लीजिए सुनीता जी, माइक खोल लीजिए। सुनीता जी आवाज नहीं आ रही, माइक खोल लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। हाँ अब अनीता बहुत अच्छी है। बस थोड़ा सा एक बार और पढ़िए और पढ़ के इसका शिल्प जो है, शिल्प बनावट, कथानक जिसे बोले बनावट, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। 2-3 बार पढ़ते हैं जब, तब अपनी समझ में आता है कि कौन से वाक्य कहाँ पलटे हम, कौन सा शब्द कहाँ रखे हम, और लघु कथा को और मजबूत बनाए। तो पढ़ के वैसे अच्छा विषय दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समय के हिसाब से तो 10 बजने वाले हैं और अब हम अब मात्र 10 मिनट हम मात्र और समय लेंगे। 2-3 लोग बचे हुए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है उनको छोड़ने में भी। हालांकि अध्यक्ष महोदय को परेशानी तो हुई, मैं देख रहा हूँ बच्चे भी परेशान कर रहे हैं। तो मैं मात्र 3 और रचनाकार हैं, मैं चाहूँगा जल्दी जल्दी वे अपनी एक लघु कथा पढ़े और उस पर आप टिप्पणी दें। जी, तो हमारी ऋचा वर्मा जी हैं क्या मंच पर? ऋचा वर्मा जी, चलिए जब तक नहीं आती। नहीं सर, दिखाई नहीं दे रही हैं। एकलव्य केसरी जी हैं क्या? चलिए अच्छा है, आपका काम हल्का हो रहा है। एकलव्य नहीं है, है? चलिए पढ़िए पढ़िए। देखिए हमारे अध्यक्ष महोदय जाने वाली है, जल्दी पढ़िए। अवसरधर्मी साहित्य के इस पटल पे उपस्थित सभी साहित्यकारों को नमन। और मैं सीधा अपनी एक लघु कथा पे आता हूँ। लघु कथा का शीर्षक है दोहरा चरित्र। क्या सर, दोहरा चरित्र? ठीक जी पढ़िए। आर्य और साहिल बाइक से घर जा रहे थे। आगे ट्रैफिक जाम के कारण उन्होंने बाइक किनारे खड़ी कर दी। शहर के चौराहे पर काफी भीड़ जमा थी। आगे पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोगों के हाथों में चीनी सामान के बहिष्कार की तख्तियां थी। लोग चीन मुर्दाबाद, चीन के सामान का बहिष्कार होकर नारे लगा रहे थे। चौराहे पर चीनी झालर, खिलौनों के साथ साथ चीनी मोबाइल के कई डब्बे जमा किए गए थे। इन सामानों के बीच चीनी राष्ट्रपति का पुतला रखकर आग लगा दी गई। अब भीड़ हटने लगी थी। दोनों अपनी बाइक की ओर बढ़ गए। चीनी सामान की होली जलाने वाले 2 लड़के उनकी बाइक पर बैठकर चीनी सामान के पुतला दहन की वीडियो शेयर करने में व्यस्त थे। एक लड़के ने वीडियो क्वालिटी की तारीफ करते हुए दूसरे से पूछा, यार इतनी शानदार वीडियो, कौन सा मोबाइल है?
दूसरे ने कहा वीवो का है। और तुम्हारा? तो पहले ने कहा रेडमी। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय अपने माइक को खोलिए। कसनी और करनी में अंतर। जी, कथनी और करनी में अंतर। हाँ, और वही बिल्कुल 50 साल पुराना विषय है, सुनीता जी है। सर मैंने अभी सुना। युवराज जी सब सुन रहे हैं। तो मुझे नया लगा। हाँ सर, चलिए चलिए आगे बढ़े। अब कौन है? अब ये 2 लोग और बच गए हैं। एक अनिल कुमार जी हैं, उसके बाद इंदु उपाध्याय जी को उसके बाद इसलिए बुला रहे हैं वो अपनी लोककथा पढ़ने के बाद धन्यवाद ज्ञापन भी करेंगी। तो अनिल कुमार जी अपनी लोककथा का पाठ करें। अनिल कुमार जी जल्दी में कीजिए क्योंकि समय हम लोग को बहुत अधिक हो गया। अनिल कुमार जी आप बहुत बाद में जुड़े, सवेरे आया कीजिए। जी एक मिनट, बिना भूमिका के पढ़ता हूँ। हाँ, जी 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 बिल्कुल। मेरी लघु कथा का शीर्षक है बंटवारा। डॉक्टर लाहोटी की मृत्यु के उपरांत उनके दोनों बेटों में जायदाद को लेकर विवाद हो गया। रिश्तेदारों व अन्य लोगों ने के अथक प्रयासों के पश्चात भी समस्या का हल नहीं निकल सका। श्रीमती लाहोटी ने दोनों बेटों से कहा, चलो महात्मा जी के पास चलते हैं, उनके सामने पूरी बात रख देंगे, फिर जैसा वह कहेंगे हम सभी स्वीकार कर लेंगे। दोनों बेटों ने माँ की बात स्वीकार कर ली और सभी मिलकर महात्मा जी के आश्रम पहुंचे, पर महात्मा जी वहां नहीं मिले। पूछने पर एक शिष्य ने बताया, महात्मा जी और एक अन्य साधु के बीच आश्रम की संपत्ति को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। महात्मा जी की आज कोर्ट में पेशी है, वह वहीं गए हैं। धन्यवाद। सुनीता जी ये भी वही विषय है। हाँ सर, और बहुत अलग तरह का विषय है सर, मुझे तो लगा। अब आप क्या कहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना है। चलिए जो कहना भी अध्यक्ष महोदय को कहना, जल्दी कहिए 2 मिनट में, उसके बाद हम आगे बढ़ें। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल 2 विपरीत चीजें दिखाई गई। परिवार में तो होते हैं, या साधु के पास बेचारे महाराज के पास करने गए वो बंटवारे हिसाब अपना कि भाई हमें सुझाइए, तो वो खुद ही बंटवारे में लगे हुए आश्रम के। और क्या कहें सर। अब हेलो फेसबुक लोककथा सम्मेलन के अंत में मैं उपस्थित कर रहा हूँ इंदु उपाध्याय को इस निवेदन के साथ कि आप शुरू में आया कीजिए। सिर्फ धन्यवाद ज्ञापन के समय नहीं, इंदु उपाध्याय से निवेदन। पता है ना सर कि हम साधना से जुड़े, साधना में रहते हैं, तो मौका मिल गया, हमको याद आया कि अरे सर ने कहा था, तो हम थोड़ा ये कर लेते हैं। किचन भी संभालना होता, औरतों के बहुत सारे हाथ होते हैं ना सर। चलिए धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। अपने लिए चुराए हैं। चलिए आप एक लोककथा सुनाइए और उसके बाद अध्यक्ष भूमिका के बाद आप उसका धन्यवाद ज्ञापन कीजिएगा, क्योंकि ऋचा वर्मा है जो कह रही है कि मेरा भी सुनिए। हाँ, एक मैसेज आ रहा है दिव्यांजलि सोनी। अच्छा यहाँ पे है, इनका भी करवाइए। अच्छा चले अध्यक्ष जी का, फिर हम सुनाते। ठीक है, अध्यक्ष जी की अनुमति से दिव्यांजलि को आमंत्रित करते हैं। उनका मोबाइल में नाम सर ठीक नहीं आ रहा था। दिव्यांजलि पूरा नाम बताइए। आया हुआ है दिव्यांजलि। अच्छा, दिव्यांजलि नाम से कहाँ से जुड़ी हैं आप? दिव्यांजलि जी माइक खोलिए, माइक खोलिए अपना। हाँ आप बोलिए। हाँ, कहाँ से आप आई हैं? जी मैं पिछले सेशन में भी थी और मैंने एक कहानी सुनाई थी। नहीं, अभी आज लोककथा सुनानी है। लोककथा है कि नहीं आपके पास? जी लघु कथा है। जी आप कहाँ से जुड़ी हैं? मैं सागर मध्य प्रदेश से हूँ वैसे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोककथा पढ़िए, लोककथा पढ़िए। जी मैं पारिवारिक डॉक्टर। छोटी बहू दीदी ने देखा थोड़ा आश्चर्य से अपने पति की तरफ। अरे सासू माँ ने आँख का ऑपरेशन करवाया, वो तुरंत घर वापस आ गई। ससुर जी ने देखा कि सेवा का समय हुआ है तो घर पर ही होगा, छोटा बेटा ही संभालेगा। किसी से कुछ करने बिना घर चले आए। वहाँ ऑपरेशन करवाने के लिए खड़े छोटे से बड़े भाई जो प्रशांत की प्रिया
गुस्से में मौजूद थे, फिर भी पता नहीं क्यों प्रशांत वह जो कि दिव्य की जेठानी प्रिया की वो ही नहीं एक डॉक्टर के पद में होते हुए घर आकर सासू माँ की दवाएं समझकर तुरंत देवी ने पानी गर्म कर दिया और दवाएं खिलाना के बाद खिलाकर सुला दिया। वहाँ ससुर जी अपने काम में ऐसे निश्चिंत हो गए और व्यस्त हो गए। इसी तरह उनका चश्मा उठाकर कहा, माँ यह तो 2-2.5 महीने का समय दिया था, तो ये तो बदलवाना ही चाहिए। अब और दूसरी आंख का भी ऑपरेशन करवाने का नंबर लगवा देते हैं। तो प्रिया दीदी को बता दीजिए आप क्या करना है। उसका फर्ज था कि वह बड़ी है और घर में एक डॉक्टर के पद पर होते हुए तो उनसे समझे, और पर नहीं, उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, नहीं अभी पिताजी को भी देखना है, वह कुछ दिन बाद देखेंगे। तभी ससुर जी के पीछे से आकर कहा, तुलसी कहाँ न जाए जहाँ कंचन बरसे में है। बस इस शब्द दिवी सोचती रह गई, पता नहीं क्या उनके मन में चल रहा था, और घर में डॉक्टर बहू होते हुए अपनी परेशानियों अपने धन्यवाद। हाँ, मैं इतना कहूंगी कि आपने जो पढ़ा है ना दिव्यांजलि, ये इतना डिस्टर्ब आया है कि मेरी कुछ भी कथा समझ में, आपकी लघु कथा समझ आपकी में आवाज नहीं साफ नहीं आ रही थी। साफ नहीं चलिए आ अगली बार से आप अच्छे हो सकता है नेट का या कोई प्रॉब्लम हो, फिर हम आपके सुनेंगे। इंदु उपाध्याय जी को अब आमंत्रित करते हैं इस लघु कथा सम्मेलन के अंतिम लघु कथा का। जी सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मंच को, माँ शारदे को, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है अंतिम संस्कार। 2 फैक्ट्री एक बंगले के मालिक भरत जी के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। सुंदर पत्नी, 2 प्यारे बेटे। जब वो बड़े हुए तो भरत जी ने सोचा अपनी कंपनी दोनों बेटों के नाम कर देता हूँ। जीवन की डोर का क्या भरोसा, कब हाथ से छूट जाए, बच्चों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अपना घर भी पत्नी के नाम कर दिया। सोचा पत्नी और वो अलग थोड़े ही हैं। कुछ दिन बाद कार में बैठकर सब कहीं बाहर जा रहे थे। अचानक भरत जी ने बेटे के विरोध में कुछ कहा। बस क्या था, बेटे ने उसी समय अपने पिता को कार से नीचे उतार दिया और सभी चले गए, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी। भरत जी घर चले आए। उन्होंने आते ही वसीयत बदल लिया, किसी से कुछ नहीं कहा। शाम को खाने की मेज पर उन्होंने आश्रम को फोन लगाया, जो लावारिस का अंतिम संस्कार करती थी। भरत जी बोल रहा हूँ, मैं अपनी सारी जायदाद संस्था को देना चाहता हूँ और मेरी मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार भी आप ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब अंतिम अध्यक्ष उद्बोधन के रूप में सुनीता मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत थक गई है बेचारी, और उनको पहले मैं धन्यवाद इसलिए भी देता हूँ कि पूरी तन्मयता से उन्होंने एक एक लघु कथा को सुना है और अपनी प्रतिक्रिया, समीक्षा जो भी दिया है उन्होंने। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अध्यक्ष टिप्पणी समन्वित रूप से देते हुए अपने विचार प्रकट करें। इंदु, सबसे पहले तो मैं जब इतनी लघु कथाओं का कर चुकी हूँ, तो अभी योगराज सर अपने साथ ही हैं, तो मैं फिर कहूंगी कि हाँ, इस तरह की लघु कथाएं बहुत बार सुनी जा चुकी हैं, और शायद सब मुझसे सहमत भी होंगे इस बात का इंदु, कि अधिकतर जो है बूढ़े झल्ला के आसन प्रदान कर देते, नहीं देना परिवार वालों को। सुनीता जी, इसको बोलते हैं लाउड। ये लघु कथा लाउड है, लाउड एक्सट्रीम पे जा रही है, लाउड। बिल्कुल समझ गई सर, मैं बिल्कुल समझ गई, एक्सट्रीम पे जा रही है। और लघु कथा में लाउड होना अलाउड नहीं है। ये बिल्कुल मैं इसको नोट कर लेती हूँ सर। लेकिन मैं इंदु जी से ये कहूंगा कि इसको विस्तार देके कहानी का रूप दें, और इसके ऊपर वीडियो फिल्म बहुत अच्छी बने। जी, मैं हर एक चीज में कीड़े नहीं निकालता हूँ, उसके नेगेटिव पॉजिटिव भी देखता हूँ।
जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसके ऊपर वीडियो बड़ा अच्छा बनेगा। सिद्धेश्वर जी सर, की ये सलाह अभी लेकर कुछ दिन आप पहले की सिद्धेश्वर घटना है जी, सर। सुनिए इंदु जी सुनिए, जी आप जी सिद्धेश्वर जी से रिक्वेस्ट करिए, ये आपका कांटेक्ट करवाएंगे अनिल पतंग जी से। जी जी बिल्कुल। वो हमारे ही हाँ, साथी हैं। अनिल पतंग जी, हाँ हाँ बिल्कुल। वो इसके ऊपर अच्छी बनाएंगे, अपना क्या बोलते हैं उसको, टेलीफिल्म। वैसे ये आपका जो कथानक है ना, ये लघु कथा के लिए मुफीद नहीं है, इसके ऊपर कहानी लिखी जानी चाहिए। जी धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा हाँ, कि कुछ मैं जो इसको भी पढ़ चुका हूँ पहले। अच्छा नहीं, लेकिन मैंने पहले अच्छा हाँ मैंने डाला था, मैं डाला हाँ, था। मैं सब कुछ देखता हूँ लेकिन बोलता कम हूँ। नहीं सर, आप ज्यादा बोलते बहुत अच्छा आभार। लगता है, आप कम बोलिए तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, चलिए बहुत अब आभार। सुनीता जी, आप कुछ और बोलना चाहेंगे कि अब समापन की ओर हम ले नहीं, जाए? अब मैं कुछ नहीं तब हम बोलना बहुत बहुत चाहूंगी धन्यवाद सर। देते हुए आपको बहुत बहुत विशेष रूप तौर पर धन्यवाद दे रहे हैं कि आप अध्यक्ष भूमिका आपने बहुत ही सही ढंग से निर्भीक और निष्पक्षता पूर्वक आपने निभाया। योगराज प्रभाकर जी को अतिरिक्त विशेष धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने अनुभवी रचनाकार हमारे मंच पर आते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, सुझाव देते हैं। थोड़ी देर के लिए भले कुछ लगे, लेकिन कहीं ना कहीं से वो हमें कुछ सिखलाती हैं। किसी का माइक खुला हुआ है, माइक जरा बंद कर लीजिएगा। और अब अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं इंदु, ऋचा वर्मा तो नहीं है, उनको कथा प्रभारी थी, तो मैं इंदु उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए। जी सर, बहुत बहुत आभार सर। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको कि इस लायक मुझे समझते हैं, मेरा सौभाग्य भी है और सीखने को भी मिलता है, इसके लिए बहुत आभार। बुझने लगी जिंदगी कुछ देर चल तो ले, बुझने लगी जिंदगी कुछ देर चल तो ले, थमने को है ये पाँव कुछ देर चल तो ले। क्या बात है। मैं आप सभी का विशेष तौर से सुनीता जी का अतिथि के रूप में स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत आभार जो आप आई, और आदरणीय योगी राज जी को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप लोग इस मंच पर आकर इस मंच की शोभा बढ़ाएं, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य और अतिथि हमारे नरेंद्र कौर छाबड़ा जी, इतनी अच्छी अच्छी लोक कथाओं को उन्होंने अपनी प्रस्तुति दिया। उसे कई जी कुछ साधारण भले हो, जी लेकिन कुछ सर, रहता है जी अच्छी भी सर, रही। और हमारे संचालक, मंच संचालक भी, और सभी कुछ अध्यक्ष भी, सब कुछ है ये आपके संस्थापक भी बरगुनिया है सर, सिद्धेश्वर सर, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे ऐसे नगीने चुन कर लाते हैं, जो हमें राह दिखाते हैं, हमें सिखाते हैं कि कैसे लिखना चाहिए। तराशना जिसको कहते हैं, जौहरी है, हीरे नहीं बोलेंगे, जौहरी बोलेंगे। जौहरी लेकर आते हैं इस मंच पर, जो इस मंच के जो भी हम लोग हैं, हम जैसे लोग जिसे तराशते हैं और उस लायक बनाते हैं कि हम खड़ा हो सके, बोल सके। इसके लिए आप तीनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच की शोभा बढ़ाएं आप, और मैं चाहूंगी कि इस गरिमामयी मंच की शोभा हमेशा बनी रहे। आप सभी पुनः पुनः पधारते रहे और हमें सुधारते रहे। कथावाचक का विशेष आभार, उन्होंने आकर इस मंच की शोभा बढ़ाई और इतनी सुंदर सुंदर लघु कथाएं हम सबको सुनने को मिली, इसके लिए भी आभार। ईश्वर का धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार नमस्कार। आप बहुत अच्छा बोल लेती हैं। आप कभी कभी सुदेशा कार्यभार जी, भी संभालिए जी। मैं एक बात, बस लास्ट में एक बात बोलूंगी। बोलिए। अब तो हालांकि अब इन्होंने कर दिया था पटाक्षेप, तो इंदु ने कर दिया, लेकिन अब ये अलग से बात है कि जितने भी लघु कथाकार हैं, कोई जन्म से तो लघु कथाकार नहीं बन के आता, परिपक्व नहीं होता, सीखते सीखते ही सीखता है। तो वो सब जो अभी योगराज सर ने बातें बताई, जो कमी थोड़ी बहुत मैंने निकाल दी, तो वो इस बात को ध्यान दें और लघु कथा जो लिखते हैं अपनी, कम से कम 10-15 बार पढ़ें
और पढ़ने के बाद हर बार वो अंतर देखेंगे, वो चेंज करते रहेंगे, ये उनके दिमाग में आएगी। ये काम जरूर करें, तब लघु कथा अपने मंच पे उतरे, है ना। ये बहुत जरूरी है। और निराश तो नहीं हो कि हम लिख ही नहीं सकते, सब कर सकते। कौन सा काम है जो व्यक्ति नहीं कर सकता। अच्छा लग रहा है कि संतुष्टि होती है ना। अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो और इसमें सर उपस्थित रहते हैं इतने अपने व्यस्त उसमें समय में योगराज जी का उपस्थित रहना इस मंच के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये तो उनका प्यार है, उनका अपनापन है। पढ़ें, बोल बोल कर पढ़ें सुनीता जी, बोल बोल कर पढ़ें, केवल लिखा हुआ मत पढ़ें, बोल बोल कर पढ़ें। तीसरी चौथी पांचवी दफा आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कोई शब्द जो है फालतू है। अगले महीना मैं चाहूंगा, पढ़ना नहीं, बोल बोल कर पढ़ना। मैं चाहूंगा कि महीना में एक बार यह लोक कथा सम्मेलन हम करते हैं, महीना के तीसरे सप्ताह में। तो मैं निवेदन करूंगा कि लिखी थी लघु कथाएं, वो मैंने पोस्ट किया था, सारा ये हो गया, हैक हो गया, तो सारा खत्म हो गया है। मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक महीना का तीसरा, मैंने संग्रह भी नहीं रखा। प्रत्येक महीना का तीसरा सप्ताह में जो लोक कथा सम्मेलन करता हूँ, मैं निवेदन करूँगा कि योगराज प्रभाकर जी भी एक बार मुख्य अतिथि के रूप में आए और अपनी एकल लौक कथा पाठ करें, ताकि कई लोगों को कुछ सीखने का किस तरह से लौक कथाएं हम बेहतर लिख सकते हैं। अगली बार तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इतने मान सम्मान देते आते हैं, तो एक मुख्य अतिथि के रूप में भी अगली बार आए, अपनी सहमति प्रदान करें और हम लोग को मौका दें। धन्यवाद आप सभी को। फिर बहुत धन्यवाद। अब अगले एक सप्ताह हम कवि सम्मेलन के रूप में मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बहुत अच्छा लगा सर। आप जो लोगों ने अपनी लोक कथाएं डाल दिया, कोई बात नहीं। जिन लोगों ने पढ़ा है, लोक कथाएं नहीं डाले हैं, वो डाल दीजिएगा, अपनी तस्वीर डाल दीजिएगा। और परसों से हम लोग कविताएं पोस्ट करेंगे अपने पेज पर। अब आप लोग जो आना चाहते हैं, मुख्य अतिथि, खुला आमंत्रण है, मुख्य अतिथि के रूप में या अध्यक्षता के रूप में हम उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।